सुबह का समय पंछी नए दिन की सुहाने गीत गा रहे थे। चारों ओर बसंत ऋतु की खुशबू फैली हुई थी। मौसम सुहाना था और इसी बीच एक खूबसूरत मकान में किसी सुंदर से बिस्तर में एक मखमली चादर ओढ़े एक खूबसूरत जिस्म नींद की आगोश में खोई हुई थी। उस कमरे में रखी अलार्म क्लॉक 10 बार बजने की कोशिश कर चुका था, किंतु हर बार मखमली चादर से एक दूधिया गोरा सुंदर सा हाथ आता और उसे बड़े प्यार से चुप करा देता। लेकिन वह घड़ी भी किसी ढीठ बच्चे की तरह 5 मिनट बाद पुनः अपना गला फाड़ने लगता। तभी उस कमरे में मिस गीता चिल्लाते हुए आई और अलार्म क्लॉक को ठीक से बंद करके चादर खींचकर उस खूबसूरत जिस्म को डांटती हुई उठाने लगी। चलो बेटा, उठो, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। क्या कर रही हो? सुबह के 8 बज चुके हैं, उठो। तभी वह लड़की आंखें मलती हुई उठी और मां से कहा, क्या मां, जरा जल्दी उठाना चाहिए ना, मैं आज भी स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। मिस गीता ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तो पिछले 1 घंटे से तुम्हें उठा रही हूं। यह अलार्म क्लॉक भी कब से बज रहा है, लेकिन तुम्हारे कान में जूं तक नहीं रेंगती तो मैं क्या करूं? तभी मिस गीता ने देखा कि वह बिस्तर में एकदम नंगी सोई हुई थी। इस पर भड़कते हुए मिस गीता चिल्लाने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि जवान लड़की का ऐसे निर्वस्त्र होकर सोना सही नहीं होता। तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? वह लड़की बिस्तर से उठकर टॉवेल लेती हुई कहती है, सॉरी मां, अब से मैं ध्यान रखूंगी, और नहाने चली जाती है। लगभग आधे घंटे के बाद वह नहाकर आती है और अपने रेशमी गीले बालों को हेयर ड्रायर से सुखाती हुई खुद को शीशे में देखती है और मदहोशी से अपने खूबसूरत जिस्म को टॉवेल की कैद से रिहा कर देती है। वह अपनी जिस्म की खूबसूरती को देखकर फूला नहीं समाती और इतराती हुई कहती है, जावेद, तुम बड़े नसीब वाले हो कि तुम्हें मेरे जैसे खूबसूरत जिस्म की मल्लिका चाहती है। वह एक बेहद लंबे बालों वाली लंबी जिस्म की मल्लिका थी, जिसके जिस्म का रंग एकदम दूधिया, सुंदरता जैसे पिघलता सोना सूरत किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं थी। वह एक तक अपने आप को वैसे ही नंगी शीशे के समाने निहार रही थी। वह वैलेंटाइन डे पर जावेद को एक अनमोल तोहफा देने की सोच रही थी, अपना पिघलते सोने सा जिस्म। माया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे से आवाज आई और माया जल्दी जल्दी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर नीचे आ गई। उसने भले ही सफेद रंग की सलवार पहनी थी, लेकिन उसकी आभा रंगीन थी, जो उसके खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। एक पल को नजर उससे ठहरती नहीं थी, मानो चांद जमीन पे उतर आया हो। माया डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और उसके बगल में बैठे थे उसके सौतेले पिता धनराज मल्होत्रा। उसने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मिस गीता को फांसा था। अपने पति आदित्य की मौत के बाद मिस गीता एकदम अकेली पड़ गई थी। उनसे आदित्य से भाग के शादी की थी, इसलिए सारे रिश्ते तो पहले ही छूट चुके थे। धनराज आदित्य का अजीज दोस्त था, उसने ही मिस गीता को संभाला था और उसकी बुरी नीयत अब माया पर थी। वह भले ही मिस गीता के सामने ऐसे जताता था कि वह भी बहुत चाहता है उसे, पर मन ही मन कोसता था उसे, क्योंकि जैसे ही माया 18 साल की हो जाएगी, पूरा बिजनेस और प्रॉपर्टी पर उसी का हक होगा, ऐसा वसीयत बना के स्वर्ग सिधारे थे आदित्य। माया नाश्ता कर रही थी और धनराज उसे वासना भरी नजर से घूरे जा रहा था। तभी मिस गीता ने कहा, आप भी खाइए ना, वह खा लेगी, आप उसकी फिक्र ना करें। इस पर अपने वासना को छिपाते हुए धनराज बोल पड़ा, फिक्र क्यों ना हो, बेटी है मेरी, और देखो जरा भी ढंग से खाती पीती नहीं है, दिन ब दिन दुबली होती जा रही है। माया धनराज के इरादे मन ही मन जानती थी, लेकिन अपनी मां से छिपाती थी। उसके पिता आदित्य के जाने के बाद मिस कविता ना हंसती थी ना कुछ बोलती थी, बस गुमसुम सी खामोश बैठी रहती थी। उसने ऐसे ही अपने जिंदगी के 6 महीने गुजार दिए और इसीलिए माया को धनराज की बात माननी पड़ी और शादी को मंजूरी देनी पड़ी। अब वह शादी तोड़कर अपनी मां को अकेला नहीं करना चाहती थी। माया अचानक उठी, मां, मेरा पेट भर गया, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है, और अपना बैग उठाकर स्कूटी की चाबी लेकर निकल पड़ी। वह सीधे स्कूल की तरफ निकली, जहां पास के कॉफी शॉप में उसका प्यार जावेद उसका बेताबी से इंतजार कर रहा था। यह बात माया का फोन चीख चीख कर बयां कर रही थी, क्योंकि उसमें 50 से भी ज्यादा मिस्ड कॉल और 100 से भी ज्यादा मैसेज थे। जावेद एक मुसलमान लड़का था, पर वह धर्म कर्म में नहीं मानता था। वह एक नास्तिक प्रवृत्ति का सुंदर सुडोल कद,
काठी का सीधा सा लड़का था जो माया को सच्चे दिल से चाहता था। वह माया से बहुत नाराज था कि उसने उसके किसी फोन मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माया को अपने सामने देखते ही उसका सारा गुस्सा शांत हो गया और वह सीधे उसकी ओर लपका। उसने सीधे जाकर माया के माथे को चूम लिया और उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। माया के लिए भी इस एहसास से बड़ा कोई सुखमय एहसास नहीं था। उसने भी अपने बाहों में जावेद को भर लिया और अपनी कमल नयन बंद कर इस पल को अपने में सामने लगी। वे लोग लगभग 20 मिनट ऐसे ही रहे। बाद में माया को ध्यान आया कि वो एक कॉफी शॉप पर खड़ी है और सभी उन्हें ही देख रहे हैं। कुछ तो फोटो भी निकालने लगे। माया अचानक शर्मा गई और जावेद को धक्का देकर बाहर चली गई। जावेद भी टेबल में 500 छोड़ता हुआ उसकी तरफ दौड़ा और उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ? माया ने कहा, वो एक पब्लिक प्लेस थी, वहां हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने देखा नहीं, लोग हमारी तस्वीरें निकाल रहे थे। जावेद ने उसे संभालते हुए कहा, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, ये सब एक आम बात है आजकल। वैसे तुम तो मुझे ये बताओ कि इस बार वैलेंटाइन डे का क्या प्लान है? इसी दिन तो मुझे तुम्हारे जैसी जीने की एक खूबसूरत वजह मिली थी, वरना मैंने तो मरने का निश्चय कर ही लिया था। माया ने कहा, खबरदार, जो ऐसे शब्द कभी तुम्हारे जुबान पर आए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे इस बार वैलेंटाइन डे के लिए मैंने कुछ बहुत बढ़िया सोचा है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बस इंतजार करना, तुम्हें इस बार ऐसा तोहफा दूंगी जो तुम कभी भूल ना पाओगे। फिलहाल बैग उठाओ और भागो, हमारी क्लास लग चुकी है। क्लास का सन्नाटा से भरा कमरा, माया चुपके से कमरे में आई तो मिस कविता वर्मा पढ़ाना चालू कर चुकी थी। माया को देखकर बरस पड़ी। आओ आओ, तुम्हारा मेरी शादी में स्वागत है। यह कोई क्लासरूम थोड़ी है कि समय से आओ, मैरिज हाउस है। माया ने बात संभालते हुए कहा, सॉरी मैम, वो रास्ते में मेरी स्कूटी पंचर हो गई थी, इसलिए देरी हो गई। मिस कविता ने हारते हुए कहा, जाओ स्थान ग्रहण करो, और वापस पढ़ाने लगी। माया ने ठंडी सांस ली और अपनी प्रिय दोस्त दिशा के पास जाकर बैठ गई। दिशा भी माया की ही तरह एक खूबसूरत जिस्म की मालकिन थी। बस फर्क सिर्फ इतना सा था कि माया थोड़ी मनमौजी प्रवृत्ति की थी, जबकि दिशा थोड़ी उदासीन प्रवृत्ति की। क्लास खत्म हुई और नायक सर मैथ्स पढ़ाने लगे, जो माया को तनिक भी नहीं भाता था। थोड़ी देर में ही माया बाथरूम का बहाना बना के क्लासरूम से बाहर आ गई और यहां वहां घूमने लगी। वह सबसे पहले जावेद के क्लासरूम में गई और काफी देर तक उसे खिड़की से निहारती रही। इस दौरान उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि माया से उलट जावेद पढ़ाई को ज्यादा महत्व देता था। उसके बाद माया बोर होकर वहां से सीधे बाथरूम गई और अपने आप को टॉयलेट में बंद करके सिगरेट सुलगाने लगी। वो सबसे छिपकर सिगरेट स्कूल के टॉयलेट में ही पीती थी और यह बात किसी को नहीं पता था, उसके प्यार जावेद को तक नहीं। वह मंत्रमुग्ध होकर सिगरेट पी रही थी और आंखें बंद कर जावेद के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे बेताबी से इंतजार था वैलेंटाइन डे का। वह सोच सोच कर ही कई बार उत्तेजित हो जाती कि जब वह जावेद के साथ बिस्तर पर होगी तब वह एहसास कैसा होगा। माया ने अपना सिगरेट खत्म किया और क्लासरूम की तरफ भागने लगी। वह अपना हाथ अपने रूमाल से पोंछती हुई जा रही कि अचानक रूमाल हाथों से छूटकर नीचे गिर गई। माया के मुंह से निकला, ओह सीट! वह रूमाल उठाने को जैसी ही झुकी, उसको ऐसा लगा जैसे कि कोई बेहद ठंडी हवा का झोंका आकर उसके कान में लगा। माया इससे सबकाप आ गई। उसने हवा की दिशा में देखा तो सामने उसे एक बड़ा दरवाजा दिखा, जिस पर एक बेहद बड़ा आदम खा के जमाने का ताला जड़ा हुआ था। माया उठकर उस दरवाजे के पास खड़ी हो गई और पता नहीं क्यों पर एक तक उस बंद दरवाजे को घूरी जा रही थी। वह सोच रही थी कि इस स्कूल में पढ़ते हुए 12 साल गुजर गए, पर कभी भी यह कमरा नहीं खुला। आखिर क्यों? तभी वह ठंडी हवा का झोंका पुराने दरवाजे के दर्रार से पुनः निकला और माया को लगा। अब माया सीधे पास की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और खिड़की के दरार पर अपने कान टिकाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। उसके कानों में फिर वही ठंडी हवा आने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो। माया भाग के बगल वाले कमरे में गई, जो कि खुला हुआ था, पर वहां कोई नहीं था। उसने उस कमरे की आखिरी दीवार पर लगी खिड़की खोलकर बाहर देखा।
क्योंकि उसे लगा वो ठंडी हवा बाहर के किसी पेड़ पौधे से आ रही होगी। लेकिन उसके अनुमान के विपरीत खिड़की के बाहर एक बड़ी बिल्डिंग थी और वहां से ठीक से रोशनी भी नहीं आ रही थी। अब माया को अजीब लगने लगा। वह पुनः उस बंद कमरे की खिड़की के पास गई और अपना कान खिड़की के दरार से टिकाकर शांति से कुछ सुनने लगी। उसे फिर वही ठंडी हवा लगी और अब माया गहरी सोच में पड़ गई। उस स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे में भी एसी नहीं लगा था, तो आखिरकार इस बंद कमरे में एसी क्यों लगा है? आखिरकार कौन रहता होगा यहां? इसी ख्यालों में खोई हुई माया अचानक उस खिड़की के पल्ले फाटक को खींचकर खोलने की कोशिश करने लगी। जोर जोर से खींचने पर आखिरकार वह खिड़की खुल ही गया। माया के खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने खुशी से झूमते हुए कमरे के अंदर झांका तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक सा था। सबसे पहले वह खिड़की का ऊपरी हिस्सा ही चमचमाता नीले रंग से रंगा था, जैसे पूरी स्कूल के खिड़की दरवाजे रंगे हुए थे। मगर उसकी भीतरी सतह बेहद सड़ा हुआ था, जैसे कई सालों से किसी ने उस पर रंग रोगन करना तो दूर, उसे छुआ भी ना हो। यही हाल कमरे की दूसरी खिड़कियों और दरवाजे का था। माया ने अंदर झांककर गहराई में देखा तो कमरे में रखी सभी बेंच और लकड़ी की कुर्सी भी भूरे रंग की पुरानी थी, जिस पर धूल की एक मोटी परत बैठ चुकी थी, जबकि पूरी स्कूल के कुर्सी, टेबल और बेंच नील रंग के हमेशा चमकते रहते थे। वही एक पुरानी टेबल पर एक बेहद पुराना डस्टर और चौक था। साथ ही साथ कमरे में लगी ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा था, जिसे माया ने पढ़ने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह ब्लैक बोर्ड थोड़ी दूर पर था। उसमें लिखा था A+B, AB। इसके आगे माया कुछ नहीं पढ़ पाई, मगर इतना तय था कि उस क्लास में पहले मैथ्स पढ़ाया जाता था। इसके अलावा माया ने कमरे की दीवार पर नजर दौड़ाई। एकदम पुरानी खंडहर हो चुकी, जिस पे कुछ अजीब मंत्र और यंत्र बने हुए थे। सबसे बड़ी बात, वहां एसी तो दूर, एक पंखा तक नहीं चल रहा था और ना ही कोई खिड़की खुली थी। कमरे के पंखे सड़ चुके थे, वो किसी भी हालत में चलने के काबिल नहीं थे। इन सभी को देखते हुए अचानक माया एक जोरदार गर्जना के साथ चीखी, मानो कोई शैतान अनंत काल की नींद से जागकर बदले की आग में जलते हुए हुंकार रहा हो। उसकी आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठी और सभी वहां आ गए। माया सबको देखकर एकदम बेहोश हो गई। सभी ने उसे उठाया और पानी पिलाया। उसके बाद सभी ने उसे बहुत डांटा कि उसने इतने सालों से बंद वह कमरा क्यों खोला। मिस कविता ने तो एक थप्पड़ तक गालों पर जड़ दिया, जिसका कोई प्रतिक्रिया उसने नहीं दिया। जबकि मिस कविता के थप्पड़ से तो पूरा स्कूल खौफ खाता था। उसके हाथ से थप्पड़ खाने के बाद तो हर कोई घंटों आंसू बहता था। खुद माया कई बार रो चुकी थी, लेकिन आज जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर मिस कविता भी मन ही मन घबराने लगी और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। रात का समय, चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात कीड़ों की आवाजें मीलों तक सुनाई दे रही थीं और कुत्तों का भौंकना तो आज जैसे किसी शैतानी शक्ति का एहसास करवा रही थी। इसी बीच माया के कमरे में बिस्तर पर माया दरवाजे की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। उसकी आंखें अजीब सी खुली हुई। वह कमरे में रखी फिश फोन्ड को घूर रही थी, जिसमें एक गोल्डन फिश मंडरा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा किसी ने आहिस्ते से खोला और दबे पांव कमरे में प्रवेश करने लगा। वह धनराज था, माया का सौतेला पिता। वह अक्सर रात को माया के कमरे में आता और माया का शारीरिक शोषण करता। वह शैतानी मुस्कान लिए कमरे में अंदर आया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वह माया के पास आकर कहने लाग, माया, मैं आ गया, उठ जाओ जान। माया उठकर बैठ गई, पर हमेशा की तरह आज वह उनसे डर नहीं रही थी, बल्कि बड़े अजीब भाव से उन्हें घूर रही थी। उसके हवा भाव देखकर धनराज ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा डर थोड़ा कम हो गया है, और ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ने लगा। वहीं पास में राखी कुर्सी उसने उल्टा किया और माया से कहा, माया बेबी, लो तुम्हारा फेवरेट चेयर तैयार है, बैठ जाओ इस पर। माया उस कुर्सी से बेहद डरती थी। धनराज बचपन से ही रात को माया के कमरे में आता था और उसी कुर्सी पर माया को पूरी नग्न अवस्था में उल्टा बैठता था और उसके साथ अश्लील हरकत करता था। इससे माया दर्द से तड़प उठती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसका दर्द
उसकी चीख मिस कविता सुने, वरना फिर उसकी मां की जिंदगी नीरस हो जाती और घर में आर्थिक तंगी आ जाती, क्योंकि बिजनेस धनराज ही संभालता था। माया अब भी 18 साल की नहीं थी। माया का कमरा सबसे ऊपर माले पर था और मिस गीता सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सोती थी। वह बांग्ला 4 मंजिल का था। माया अगर चीखती तब भी उसकी आवाज गीता नहीं सुन सकती थी। वैसे भी जब जिंदगी में पहली बार धनराज ने माया के साथ वो सब किया था, तो माया डरते हुए मिस गीता के कमरे में आ गई थी और उनसे लिपट गई। लेकिन मिस गीता को धनराज ने नींद की तगड़ी दवा दी थी। माया रोती रही, चीखती, चिल्लाती रही, लेकिन मिस गीता नहीं उठी। धनराज ने उसी बिस्तर पर उसे पूरा नंगा कर शारीरिक शोषण कर रहा था, जिसमें उसकी मां चैन से सो रही थी। उसके बाद धनराज को ज्यादा नींद की दवा देने की जरूरत नहीं पड़ी। मिस गीता की दवाई में ही नींद की दवा मिली हुई थी। उस दिन के बाद कई बार माया के साथ वो सब हुआ जिसे वह किसी से कह नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उम्र के साथ उसने इसे भी अपना ही लिया। धनराज हमेशा रात को आता और उसे नंगा कर रात भर जिस्म नोचता, खसोटता और वैसे ही नंगा सुला के चला जाता। वह उसे कपड़े पहनकर सोने को मना करता था, ताकि यदि कभी उसकी चोरी पकड़ी जाए तो वह गीता से कह सके, तुम्हारी बेटी कौन सा दूध की धूली है, उसी ने उकसाया मुझे। वह मन मारकर रात रात भर उसी कुर्सी पर नंगी बैठी रहती थी। उस कुर्सी के ऊपरी लकड़ी पर माया के दांतों के अनगिनत निशान थे, जिस पर उसकी मां उसे कई बार डांट चुकी थी। लेकिन वो कैसे बताती कि वह निशान किस वजह से आए हैं? धनराज कुर्सी उल्टा करके अपने उंगलियों पर तेल लगा रहा था और माया एक तक कुर्सी को घूर रही थी। धनराज ने गरज के कहा, चलो जल्दी करो, जल्दी से नंगी होकर इस पर बैठ जाओ, फिर आराम से सो जाना। माया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर धनराज भागता हुआ माया के करीब आया और उसे उठाकर जबरदस्ती दीवार से टिका दिया और उसकी गर्दन दबोच के कहा, माया बेबी, कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, रुको, आज तो तुम्हें सबक सिखाता हूं। वैसे भी अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो जिसके साथ सेक्स नहीं किया जा सके। धनराज ने माया की गर्दन छोड़ी और उसे उल्टा करके पीछे से पकड़ लिया और उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालने लगा। माया सिहर उठी। तभी अचानक माया ने धनराज का हाथ जोरों से पकड़ा, इतनी जोर से कि धनराज पूरी ताकत से चीख पड़ा। उसने माया को धक्का दिया और अपने हाथ को देखा। धनराज का दाहिना हाथ हथेली से पूरा अकड़ गया था और उसमें से खून निकलकर पूरे सफेद फर्श को लाल कर रहा था। माया ने इतनी जोरदार धनराज का हाथ दबाया था कि उंगलियों की हड्डी तक टूट के जख्म से झांक रही थी। धनराज ने माया की आंखों में देखा। उसकी आंखें जल रही थीं, एकदम लाल, जैसे जलते हुए अंगार हो। माया धीरे धीरे हवा में उठने लगी और उसके बाल भी बिखरने लगे। उसका चेहरा बदलने लगा। वह माया थी ही नहीं। और फिर धीरे धीरे उसकी दोनों टांगें उल्टी होकर मुड़ने लगीं। वह एक तेज गर्जना के साथ हाथ आगे कर धनराज पर झपटी। धनराज इस बार चौकन्ना था। वह झुककर बच गया और चीखते हुए बाहर भागा। अब धनराज भागते हुए सीढ़ियों से नीचे हाल में आ चुका था और पागलों की तरह चीख चिल्ला रहा था। तभी अचानक माया हवा में उड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और धनराज की ओर लपकी। तभी धनराज फिर बच गया और चीखते हुए अपने कमरे की ओर भागने लगा, जिसमें माया की मां मिस गीता सो रही थी। धनराज कमरे तक पहुंचकर झटके से दरवाजा खोला और दरवाजा बंद कर गीता से लिपट गया। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।